हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1 देखे थे, जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जाने थे और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक था। तो अगर अभी तक आप लोग फ्रिक्शन के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया अगर वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। अगर उसका टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आएगा जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक नहीं देखे हैं फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर तो जाके सबसे पहले फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर देखिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7 है ये, और जिसमें हम लोग फ्रिक्शन का ये लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सारे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जाने थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब के बारे में जाने थे। और वही सारे फ्रिक्शन का यूज़ जो है सो अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, तभी जाकर इस लेक्चर का आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जो हम लोग अंतिम में जाने थे नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग क्या जाने थे? तो नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग जाने थे कि देयर आर टू कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स दो होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। और मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम लोग नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में जाने थे। इसके बाद हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जाने थे कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम होता है उस केस में नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका क्या था कि उसमें टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वो म्यू एस के बराबर होता है। यानी कि अगर हमको म्यू का वैल्यू पता है तो हम लोग को एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आज समझने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो आज हम लोग बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर जो भी बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ब्लॉक है, ठीक है। और वो ब्लॉक जो है सो एक इंक्लाइंड प्लेन, एक वेज है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और वो ब्लॉक जो है सो उसका मास m है, ठीक है। और उसका जो वेट लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा, ठीक है। और mg जो वेट नीचे लग रहा है उसको हम लोग जब रिजॉल्व करेंगे तो mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा में उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और ऊपर के डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। तो और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बराबर है बराबर होगा mg cos थीटा के, ठीक है। और mg sin थीटा जो है वही उस ब्लॉक को क्या कर रहा है कि नीचे के डायरेक्शन में स्लिप डाउन करवा रहा है। तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? तो एज एंगल इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे हम लोग वेज का एंगल इंक्रीज करेंगे, सपोज दैट जैसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो धीरे 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 जैसे जैसे इसको उठाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। और एंगल जैसे ही इंक्रीज होगा तो एक ऐसा थीटा का वैल्यू एट सर्टेन थीटा, एक ऐसा थीटा का वैल्यू जिस पे ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो उस केस में क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बराबर होगा mg साइन थीटा के, ठीक है। और उस केस में mg साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके? यानी कि उस केस में ब्लॉक जो होगा वो रेस्ट में होगा, ठीक है। तो उस केस में और वो जो एंगल का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। कहने का मतलब कि वो थीटा का वैल्यू जिस पे ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, उसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जब थीटा का वैल्यू जब
थीटा का वैल्यू जैसे 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 इंक्रीज होगा तो वो कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। साइन थीटा का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है सो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जिस टाइम अगर हम 0 डिग्री ले ले तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, ठीक है। और वही अगर हम बात कर ले कॉस 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है सो 1 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा कॉस थीटा का वैल्यू घटते चला जाएगा, ठीक है। तो आपको उस ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है जो उस ब्लॉक को नीचे के डायरेक्शन में ले जाने का कोशिश कर रहा है। तो वो mg साइन थीटा जब उसको नीचे ले जाने का कोशिश कर रहा है उस केस में उस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, μs इंटू एन होता है। और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos थीटा के, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बराबर होगा μs इंटू mg cos थीटा के, ठीक है। तो mg cos थीटा यानी कि μs इंटू mg cos थीटा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन पे इस डायरेक्शन में जैसे mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू उस थीटा का वैल्यू हम लोग बात कर रहे हैं जिस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो उस केस में ब्लॉक किस में रहेगा, किस स्टेट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और जब वो रेस्ट में रहेगा तो ऊपर हम वर्टिकल में अगर बात करें तो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हुआ यानी कि इक्विलिब्रियम का केस है। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में बात करें तो इस डायरेक्शन में भी ब्लॉक रेस्ट में ही है तो ये भी इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा कि mg sin थीटा जो होगा वो बराबर होगा μs इंटू mg cos थीटा के, ठीक है। और जैसे ही sin थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, तो mg cos थीटा यानी कि cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही cos थीटा का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा और sin थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा बॉडी एकाएक क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। और जैसे ही बॉडी मोशन में आएगा तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब जो अगर थीटा का वैल्यू अगर गिवन रहेगा और वो थीटा का वैल्यू अगर एंगल ऑफ रिपोज यानी कि एंगल ऑफ रिपोज से अगर छोटा होगा तो उस केस में भी बॉडी रेस्ट में होगा, ठीक है। और उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और जब एंगल यानी कि जो थीटा का वैल्यू हमको गिवन है अगर वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तो उस केस में क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा यानी कि उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो उस केस में mg cos थीटा जो होगा वो μs mg cos थीटा बराबर होगा mg sin थीटा के। और यहाँ से हमको tan थीटा इक्वल टू निकल के आएगा म्यू। यानी कि अगर हमको एंगल ऑफ रिपोज निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो μs का वैल्यू अगर हमको पता है तो हम लोग आराम से एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि जब जो थीटा का वैल्यू जो हमको गिवन है अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा तो ब्लॉक रेस्ट में होगा, ठीक है। और अगर थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तो उस केस में भी ब्लॉक रेस्ट पे होगा। और उस केस में mg sin थीटा बराबर होगा μs mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि उस समय लिमिटिंग वैल्यू होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा। और जब थीटा का वैल्यू जब एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है कि ब्लॉक जो है तो वो मोशन में आ जाएगा। और जैसे ही ब्लॉक मोशन में आएगा तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा तो उस केस में ब्लॉक जो है सो इस डायरेक्शन में जो है सो क्या होगा, मोशन करेगा, ठीक है। तो उस केस में ब्लॉक पे कौन सा फोर्स उसको ब्लॉक को मोशन करवा रहा है, तो mg sin थीटा जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है वही mg sin थीटा उस ब्लॉक को क्या करवाएगा, मोशन करवाएगा उस ब्लॉक का, ठीक है। तो उस केस में अगर हमको इक्वेशन बनाना होगा तो कैसे बनेगा, तो mg sin थीटा माइनस
म्यू mg साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन वो बराबर होगा ma के। और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे mg साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू एन के, और एन किसके बराबर होगा, mg कॉस थीटा के, यानी कि mg साइन थीटा माइनस म्यू एस mg कॉस थीटा इक्वल टू ma हो जाएगा। और यहाँ से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा g ब्रैकेट में mg g ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस माइनस जी माइनस साइन थीटा के बराबर, यानी कि mg साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस बेसिकली क्या जान लिए कि एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, क्या एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बराबर होता है। तो आपको फ्रिक्शन का हर एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आपको एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूँ। जैसे कि गिवन में रहेगा आपको कि एंगल ऑफ रिपोज मान लीजिए कि 45 डिग्री गिवन है, कि इफ़ एंगल ऑफ रिपोज इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो ब्लॉक जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ब्लॉक रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये आपको क्या करना होगा, पता करना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद थीटा का वैल्यू जो है सो आपको गिवन रहेगा। तो जब थीटा का वैल्यू आपको गिवन है तो आप देख लीजिएगा कि अगर थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो ब्लॉक रेस्ट में होगा, अगर ब्लॉक रेस्ट में होगा तो वो इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, बस आराम से हमको जो है सो पता चल जाएगा कि उसका फ्रिक्शन उस पर कौन सा हो रहा है, और उसी से हम लोग एक्सेलरेशन भी आराम से निकाल लेंगे। और वही अगर हमको एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है और जो गिवन थीटा है, इंक्लाइन प्लेन पर जो थीटा का वैल्यू गिवन है, अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में जो है काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, अगर एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि mg साइन थीटा जो कि उस ब्लॉक को मोशन करवा रहा है उसमें से घटा देंगे, यानी कि ले जाने वाला फोर्स में से रोकने वाला फोर्स को घटाएंगे और उसको ma के बराबर कर देंगे। तो ले जाने वाला फोर्स कौन है, mg साइन थीटा, रोकने वाला फोर्स कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो दोनों को माइनस करके ma के बराबर कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसे होता है। तो सपोज दैट कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे इस डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग जान लिए कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो और स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, सारा खेल यही है फ्रिक्शन में। तो फर्स्ट लेक्चर जो है फ्रिक्शन का उसको ज़रूर देखिए और इसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके ऊपर जो है सो ब्लॉक के ऊपर जो है सो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक होता है उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।